प्यारे दोस्तों और साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आज मैं दिल्ली से चल के बेंगलोर आ गया था। तो अब जब तक कि मैं बेंगलोर में हूँ, यहाँ के सब ये वीडियो बेंगलोर से ही बनेंगे। बेंगलोर में बहुत सुहाना मौसम है, जैसा कि हमेशा होता है। ये इसको कहते हैं एयर कंडीशन सिटी। दिल्ली में तो 24 घंटे में 20 घंटे 21 घंटे एसी चलता रहता था। यहाँ तो ठंडी हवाएं चल रही हैं, बाहर पोल्यूशन भी नहीं है, तो आनंद है। तो बेटे बेटी बेटा बहू पोते पोती, तो मेरी पोती का इंजीनियरिंग में अब क्वालिफाई कर गई है। कंप्यूटर साइंस से वो बीटेक करेगी, तो थर्ड जनरेशन मेरी इंजीनियर बन जाएगी। मैं इंजीनियर हूँ, मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरी पोती अब हो जाएगी। तो खैर, ये तो इंजीनियरिंग तो हम सब चीज़ों का कमाल है। ये एटॉमिक एनर्जी जो है, ये भी इंजीनियरिंग का ही कमाल है। तो अब जो है, आज समाचार कि कल ईरान की पार्लियामेंट ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो एग्रीमेंट साइन किया हुआ था ईरान ने, और वो उनके इंस्पेक्टर आते थे, इंस्पेक्शन करते थे टाइम टू टाइम। तो वो जो था, उन्होंने जो एग्रीमेंट था साइन किया था ईरान ने, उसको नलीफाई कर दिया, कैंसिल कर दिया है ईरान की पार्लियामेंट ने, मजलिस ने। अब इसका नतीजा क्या होगा? ये 12 दिन की लड़ाई के बाद आज 15वां दिन है। 14 दिन के बाद उन्होंने 2 ही दिन बाद इस जो उन्होंने एग्रीमेंट किया था, अपने ऊपर लायबिलिटी ली थी, ये इंश्योर करने के लिए मैं एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल विपस बनाने में नहीं करेंगे, और उसको इंश्योर करने के लिए वो इंस्पेक्शंस करते हैं पीरियडिक, और जो इंफॉर्मेशन मांगते हैं वो देनी होगी उनको। अब ईरान सब इन बंधों से मुक्त हो गया। अब अगर जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को कोई इंस्पेक्शन करना है, तो ईरान की सुप्रीम कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके साथ साथ सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खुमानी साहब की भी परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बिना कोई इंस्पेक्शन नहीं कर सकते। अब वो परमिशन मिलना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि इसराइल ने तो साइन किया हुआ नहीं है, उसका कोई इंस्पेक्शन नहीं होता। ईरान ने साइन किया होता है इंटरनेशनल एग्रीमेंट, मगर वो अब ख़त्म हो गया। एक तो चीज़ ये हुई। दूसरी चीज़, जो ईरान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो शंघाई कोऑपरेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ईरान भी उसका मेंबर बन गया था 2023 में, उसकी मीटिंग अटेंड करने के लिए डिफेंस मिनिस्टर साहब चाइना गए हुए हैं। मीटिंग होगी वहाँ। तो डिफेंस मिनिस्टर का जाना कि चाइना तो जो है आउट एंड आउट हर तरह से ईरान की मदद कर रहा है। इसराइल के छक्के छुड़ा दिए, उसकी जो डोमिनेंस थी मिडिल ईस्ट में, उसको ख़त्म कर दिया इस 12 दिन की लड़ाई में। रशिया भी हेल्प कर रहा है, वो पॉलिटिकल का मिलिट्री हेल्प जो चाइना कर रहा है। अब इसका जो लॉन्ग टर्म में दिखाई दे रहा है मुझे, वो जल्दी ही दिखाई देने लगेगा, क्योंकि यूएस के 19 मिडिल ईस्ट में बेसेस हैं, छोटे छोटे। कतर में है, सऊदी अरबिया में 2 हैं। तो छोटे छोटे से जो है वहाँ उनके 50,000 आर्मी के वो होते हैं। F-15 फाइटर प्लेन्स हैं उसमें, हर उसमें प्लेस पे 50-60। सऊदी अरब में तो 150 है, शायद F-16 भी है वहाँ। मतलब 15 और 16 का है, और उसमें बहुत सी जगह पर पायलट्स जो हैं उनके, वो
पाकिस्तान के हैं, जो सऊदी अरबिया में हैं, पाकिस्तानी पायलट्स हैं। तो अब इसका नतीजा क्या होगा कि ये 1 करोड़ की पॉपुलेशन वाला इजराइल, वो भी शायद यूएस से परेशान हो गया कि उसको सीज फायर तो करना पड़ा। 9 साढ़े 9 करोड़ के, अब से 9 टाइम्स 10 टाइम्स पावर वाले ईरान से कैसे लड़े। बहुत नुकसान हुआ है ईरान का भी और इसराइल का भी इस 12 दिन की जंग में, लड़ाई में तो सभी का नुकसान होता है, किसी की जीत नहीं होती, किसी की हार नहीं होती, नुकसान सबका होता है, चाहे जीतने वाला हो चाहे हारने वाला हो। तो खैर अभी एक नया डेवलपमेंट हुआ है, तो वो इंस्पेक्शन से मुक्ति पा गया ईरान, अब उसका कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा, वो जो चाहे वो करे। यूरेनियम का इनरिचमेंट जो है 60% तक तो जो है नॉन वीपन ग्रेड में माना जाता है, और 80 के बाद जो है वीपन ग्रेड माना जाता है। तो अब जो है वो करेगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। और चाइना उसकी बैकिंग पे है। तो चाइना तो जो है अब यूएस का जो हाल है उसमें दिखाई दे रहा है कि वो नंबर 1 की पावर, चाइना नंबर 2, वो अपना उसको नंबर 1 जो है पोजीशन छोड़नी पड़ेगी यूएस को, और 2 4 5 साल, मैक्सिमम 10 ईयर्स, इससे ज़्यादा नहीं चलने वाला। उसका डॉलर भी वीक हो जाएगा, वर्ल्ड की करेंसी नहीं बचेगा। और इस 12 दिन की लड़ाई के बाद जो 40 साल से सेंक्शंस लगाई हुई थी ईरान पे, यूएस ने, उसके दुमछल्ले यूरोप ने, इन सेंक्शंस को भी हटाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कोई दिन दूर नहीं जिस दिन जो है किसी दिन एक्सपेरिमेंट कर दे, न्यूक्लियर बम ब्लास्ट कर दे, जैसे इंडिया ने किया था, पाकिस्तान ने किया था, नॉर्थ कोरिया ने किया था, कोई नहीं रोक सका। और टाइम बदला, जमाना बदला, माहौल बदला। अब जो है ये मिडिल ईस्ट में जो बोलबाला होगा वो ईरान का होगा। दूसरी एक और भी बात है कि ईरान में जितने भी गल्फ में कंट्रीज है, इसमें मिक्स पॉपुलेशन है शिया और सुन्नियों की, और उसमें बहुत से यहूदी भी हैं, जूइस भी हैं। जितने इजराइल में यहूदी है, जूइस है, उससे ज़्यादा तो ईरान में है। और सभी कंट्री में, चाहे सीरिया हो चाहे इजिप्ट हो, सब जगह है ये, क्योंकि वहीं का नेटिव है जूस जो है, यहूदी। तो अब ये है जो छोटे छोटे ये गल्फ के कंट्रीज हैं, वो पेट्रोल, डॉलर जो है और गैस, यही उनकी ताकत है। इकोनॉमी जो है वो वेपन से ज़्यादा पावरफुल है, आर्मी से ज़्यादा पावरफुल है। अब जो सेंक्शन ख़त्म हो गई तो ईरान का ऑयल और गैस तो अभी भी बेच रहा है चाइना को, चाइना उसका बिगेस्ट कस्टमर है। तो फिर वो यूरोप को, बाकी जगह भी, इंडिया वगैरह को बेचेगा। इंडिया तो नहीं परचेज कर रहा, चोरी छिपे तो कर रहा है परचेज, ओपनली परचेज नहीं कर रहा है। तो मुझे दिखाई देता है कि सब माहौल बदल गया है, दुनिया बदल गई, निज़ाम बदल गए। अब ये शेख जो शेख है वहाँ के गल्फ में, और जो आम आदमी सड़क पे है, उनमें बहुत डिफरेंस है थिंकिंग में, क्योंकि उन पर कोई टैक्स नहीं है, सब कुछ मुफ्त है, सारी सुविधाएं मुफ्त है। इसलिए वो कहते हैं कि राजा कोई भी हमें क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं। ये सच्चाई है, जनता में कोई टैक्स ही नहीं है, सुविधा आपको सारी मिल रही है, सब कुछ आपको मुफ्त मिल रहा है, तो फिर आपको क्यों, किसी से क्यों एतराज हो। मगर ईरान जो है मिक्स पॉपुलेशन है, उसमें जो शिया है उनको वो गाइड करेगा, और इनमें बहुत से जो शेख हैं उनका तख्ता पलट होगा। यूएस ने जो कोशिश की थी, इजराइल ने कोशिश की थी कि ईरान में तख्ता पलट करा दे, वो तो फेल हो गए, नहीं करा सके।
मगर ये शिया और सुन्नियों का बड़ा पुराना है। वो उन शिया जो है उनको इस्तेमाल करके ईरान डोमिनेंट फोर्स बन गया है गल्फ में और मिडिल ईस्ट में। अब इजराइल को सोचना है कि कैसे बचे हो, क्योंकि आयरन डोम होते थे 3 टायर, उसको तोड़ दिया ईरान ने इस 12 दिन की लड़ाई में। सीधे हाइपरसोनिक मिसाइल जो है, जो कैपिटल है ईरान की, इसकी इसराइल की, तेल अभी उस पर भी पड़े, जो उसका इंडस्ट्रियल बिजनेस जो सिटी है जाफा, उस पर भी पड़े, और भी जगह पर पड़े। तो आदमी तो ईरान के ज़्यादा मरे, इसराइल के कम मरे हैं, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़्यादा कम मरे, सवाल तो ये है कि उसका सिक्योरिटी सिस्टम था उसको तोड़ दिया इसराइल ने। इसराइल का जो सिक्योरिटी सिस्टम था, डिफेंस का सिस्टम था, उसको उसने तहस नहस कर दिया ईरान की मिसाइलों ने। बाकी तो गल्फ में छोटे छोटे हैं ये सब, इनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी अब इसराइल से पंगा लेने की और यूएस को। तो ये सब यूएस के चंगुल से निकल के इसराइल की शरण में आ जाएंगे। ये नेचुरल होगा, मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि जो रुतबा होता है, जलाल होता है, जलाल और रुतबा ही तो होता है, जलाल से ही रुतबा होता है, वो ख़त्म हो गया इसराइल का, और यूएस का भी ख़त्म हो गया गल्फ से। ट्रम्प साहब तो वैसे ही जो है यूएस के प्रेसिडेंट लड़ाई नहीं चाहते, वो सब जगह अमन शांति चाहते हैं। उन्होंने इसराइल और ईरान के बीच में भी करवाई है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी कराई थी, और रशिया यूक्रेन के मामले में फेल हुआ है। तो खैर, अब एक तो जो उसके एलायंस है हुजबुल्ला और जाफा और ये हमास गाजा स्ट्रिप में और वेस्ट बैंक में, तो हुजबुल्ला को बहुत ताकत मिलेगी। जो 50-55 हज़ार मरे हैं हमास में, जाफा में, उनको भी ताकत मिलेगी। और किस दिन वो बदला लेते हैं ईरान से, इसराइल से, कुछ पता नहीं, क्योंकि जख्म तो गहरा है उनके भी दिल और दिमाग में। तो देखते हैं क्या होता है प्यारे दोस्तों। मगर मुझे लगता है कि मिडिल ईस्ट में इक्वेशन चेंज होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और ईरान जो है वो चाइना के, वो तो बिल्कुल दोनों हाथ गले मिले हुए हैं। जो मुसीबत का टाइम आए वही तो दोस्त है ना। ये सारे पेट्रोल डॉलर्स हैं, ये यूएस की जगह चाइना की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे। तो उसको बोल्ट ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, उसको बहुत फाइनेंशियल मदद मिलेगी, वो इजाफा हो जाएगा उसमें। देखते क्या होता है प्यारे दोस्तों। वो मुझे लगता है कि 1 साल में ही, अगर 1 साल में दुनिया में पावर बैलेंस और फाइनेंशियल इक्वेशन दोनों ही चेंज हो जाएगी, और बहुत जल्दी यूएस नंबर 2 की मिलिट्री और फाइनेंशियल पावर बन जाएगा, चाइना बन जाए नंबर 1। वो 3-4 साल, अभी तो 3.5 साल है ट्रम्प साहब के, शायद इसी टाइम में बन जाएगा 3.5 साल में। तो फिर जब एक अच्छा नया डेवलपमेंट है, तो नया डेवलपमेंट हो तो उसका स्वागत करना चाहिए। ऑलवेज वेलकम, चढ़ से सूरज को नमस्कार, यही सच्चाई है। जब यही सच्चाई है तो सत्य में जयते, नमस्कार, धन्यवाद।